तो क्या बात चल रही थी, अपने क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे मांग। मांग में अपन अब तक क्या पढ़ चुके हैं? मांग में हम ये पढ़ चुके हैं कि वस्तु की कीमत का वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत या ऋणात्मक रूप से संबंधित होते हैं। विपरीत या ऋणात्मक रूप से संबंधित का मतलब क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, मांग क्या हो जाती है, अरे बोलो ना, क्या बोलते क्यों नहीं, कम हो जाती है। और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो आपने क्या देखा, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं, मांग का नियम बोलते हैं। और ये होता क्या है कि मांग, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा दोनों के मध्य जो विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है उसे ही क्या बोलते हैं, मांग का नियम बोलते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? ओके, इसके बाद आप हम देखेंगे मांग वक्र क्या होता है। किसी वस्तु के विभिन्न कीमत स्तर, अलग अलग वस्तु, जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं आपके सामने टेबल प्रेजेंट करता हूं, यहां ध्यान से समझना, ये एक्स वस्तु की कीमत है और ये एक्स वस्तु की क्वांटिटी है और इसके अलग अलग कीमत स्तर है, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए। ये वस्तु की कीमत है, अलग अलग है और अलग अलग कीमत स्तर पर इसकी जो उपभोक्ता की प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जैसे 10 रुपए कीमत होने पर वो क्या करता है, सपोज करते हैं 15 इकाइयों की मांग करता है, ठीक है। और कीमत बढ़ेगी तो बताओ क्या हुआ, अभी अभी बताया, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है तो वो 15 से क्या करता है, 10 इकाइयों की मांग करेगा। फिर कीमत और बढ़ जाएगी तो वो और इकाइयां कम कर देगा। बात समझ गई? तो हमने क्या जाना, वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है उपभोक्ता उसकी मांग कम करने लग जाता है। यही क्या कहलाता है, जब किसी वस्तु के विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जा सकने वाली या मांगी जाने वाली इकाइयों को दर्शाते हैं तो उसे हम मांग कहते हैं। और इस मांग को दर्शाने वाली, तो क्या बताया था मैंने कि जब किसी तालिका द्वारा मांग को दर्शाया जाता है तो उस तालिका या अनुसूची को क्या बोलते हैं, मांग तालिका या अनुसूची बोलते हैं, जिसे डिमांड शेड्यूल भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब इसके द्वारा अपन एक वक्र बनाते हैं, इसको जब हम ग्राफ पर डिनोट करते हैं तो देखो यहाँ पर तो अपन लेंगे कीमत और यहाँ लेंगे अपन क्वांटिटी, किसकी, एक्स वस्तु की, या कीमत किसकी, एक्स वस्तु की। ये 0 होता है। देखो यहाँ कीमत हाईएस्ट कितनी है, 10, 20, 30। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 10, 20 और 30। और इधर इकाइयां देखो क्या, 5, 10, 15 है। देखो 5, 10 और 15 ये इकाइयां देखी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, कीमत 10 रुपए होने पर मांग कितनी है, 15। ये देखो कीमत 10 रुपए होने पर, फिर 20 होने पर 10 और 30 होने पर 5। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये रेखा बनेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं और ये क्या कहलाएगी, मांग वक्र कहलाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, मांग वक्र। ये क्या बिंदु पथ है जिसमें देखो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जो क्या बताता है, अलग अलग कीमत स्तर पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली इकाइयों को बताता है। तो वह वक्र, वह बिंदु पथ जो विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी वस्तु की अलग अलग कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग को दर्शाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं ना, डिमांड कर्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसी डिमांड कर्व में क्या होता है, इसी डिमांड कर्व में और इसी मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कितने तरह का होता है, उसी परिवर्तन को हम आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम उसी को समझेंगे कि कैसे मांग में परिवर्तन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मांग में परिवर्तन। तो देखो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो मांग वक्र में परिवर्तन होता है और एक मांग वक्र का परिवर्तन होता है। दोनों में देखो क्या है, इधर में है और इधर का है। मांग वक्र में परिवर्तन कब होता है, मांग वक्र का परिवर्तन होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, मांग वक्र में परिवर्तन मतलब पुराने वक्र है, एक ही वक्र है, उसी में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे यानी कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दूसरे में क्या है, मांग वक्र का परिवर्तन मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा मांग वक्र ही क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम आगे देखेंगे इसको, अब ध्यान से समझना कि इसका पहला पार्ट, एक को हम बोलते हैं मांग में परिवर्तन, दूसरे को बोलते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। दोनों में फर्क है। मांग में परिवर्तन का मतलब किससे होता है, मांग में परिवर्तन को किस नाम से जानते हैं, कमी, और मांग में वृद्धि। ये होता कब है, जब किसी वस्तु की मांग
किसी वस्तु की मांग कीमत पर निर्भर ना होकर अन्य मांग निर्धारक घटक जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, हैबिट्स, रुचि, फैशन, इनको ऊपर निर्भर करती है और उनमें परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय, उनमें परिवर्तन के कारण, भाई मैंने बताया था ना मांग निर्धारक घटक कौन कौन से, ऐसे घटक या तत्व जिनमें परिवर्तन होने से मांग प्रभावित होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मांग निर्धारक घटक बोलते हैं। बताओ क्या क्या था, सबसे पहले संबंधित वस्तु एक्स वस्तु की कीमत जिसे अपन पी एक्स बोलते हैं, दूसरा वाई वस्तु की कीमत यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत जिसे पी वाई बोलते हैं, फिर उपभोक्ता की आय है ना, और फिर उसके बाद उस वस्तु की आदत, हैबिट्स, विज्ञापन वगैरह है ना, पॉपुलेशन, ये सब क्या है, ये सब ऐसे चर है, ऐसे घटक है जिनसे क्या होती है, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, मांग निर्धारक घटक बोलते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना, स्पेशली मैं यहाँ क्या ले रहा हूं, यहां मैं ये कह रहा हूं कि किसी वस्तु की मांग जब कीमत को छोड़कर, कीमत आपकी क्या है, यथास्थिर है, जब आप कीमत को यथास्थिर रखें, कीमत में कोई परिवर्तन ना करें और कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी यदि अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण क्या होती है, मांग प्रभावित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मांग में कमी या मांग में वृद्धि। सपोज करो अगर अन्य घटकों में, अन्य मांग निर्धारक घटकों में, कीमत के अतिरिक्त अन्य मांग निर्धारक घटकों में परिवर्तन के कारण यदि मांग बढ़ जाए तो उसे मांग में वृद्धि बोलेंगे, और यदि मांग घट जाए तो उसे मांग में कमी बोलेंगे। ध्यान देना इस बात पर, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, इन दोनों ही दिशाओं में क्या होता है, मांग वक्र का विवर्तन होता है। अर्थात आपको पुराने मांग से हट करके नए मांग पर जाना होता है। तो देखो इससे मैं दोनों सिचुएशन को यहाँ बताता हूं। जब मांग में वृद्धि होती है तब देखो क्या होता है, ये आपका ब्लैक मार्कर से है जिसमें आपको बताया गया है कि पहले ये आपका मांग वक्र है इनिशियल, जिसे आधार मांग वक्र कहते हैं, और तब आपकी कीमत क्या थी, px थी, और ये यथास्थिर है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, और तब ये कीमत यहाँ इसको कट करेगी और यहाँ आपके क्या होगा, मात्रा का निर्धारण। तो ये मात्रा कितनी है, Q0 है, लेकिन कीमत तो यथास्थिर है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन हो गया होगा। अन्य घटक कौन कौन से, हो सकता है उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, या हो सकता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, या उपभोक्ता की आदत हो गई हो, उसकी रुचि हो गई हो, कोई विज्ञापन देखा हो, अन्य घटक जो भी है कीमत को छोड़कर उन सब में परिवर्तन हुआ, और उनमें परिवर्तन के कारण क्या हुआ, उस वस्तु की मांग बढ़ गई। तो जब अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और इस सिचुएशन में ध्यान देना, क्या पूछेगा क्वेश्चन, ये यहां से पूछते हैं कि मांग में वृद्धि की दिशा में मांग वक्र किधर शिफ्ट हो जाता है, तो नया मांग वक्र बनेगा और वो पुराने मांग वक्र के किधर, दाईं तरफ। देखो ये अपना दाईं तरफ है, राइट हैंड है, तो राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मांग वक्र का दाएं विवर्तित होना या दाएं विवर्तन, शिफ्टिंग कहते हैं। क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसमें मांग वक्र का परिवर्तन होता है, तो मांग वक्र ही क्या हुआ, पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र का विवर्तन, है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, यहाँ पर ये क्या है, मांग वक्र का विवर्तन। बताओ कौन सी दशा में होता है, जब मांग में परिवर्तन हो, मांग में परिवर्तन हो तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, विवर्तित होगा, एक नया मांग वक्र आपके सामने होगा, आपका संतुलन पुराने वक्र को होगा क्या, नहीं, एक नया मांग वक्र आपको ऑफर किया जाएगा और उसी पर ही उपभोक्ता का क्या होगा, संतुलन होगा। ये पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ क्या हो, कीमत में कमी हो जाए, सॉरी कीमत यथास्थिर है, अन्य मांग निर्धारक घटकों में क्या हो जाए, परिवर्तन की वजह से क्या हो जाए, आपकी मांग मात्रा पहले से कम हो जाए। तो देखो यहां मैं लिखता हूं ज्यादा हो गई, और यहां मैं लिखता हूं, देखो पीछे की साइड में गई ना, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं कमी। कमी की दशा में मांग वक्र क्या होगा, यहां से जो पहले संतुलन बिंदु था E0 वो पीछे की साइड में आ जाएगा और कहां आ जाएगा, P2 पे आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, नया मांग वक्र आपका बन रहा है। तो ये नया मांग वक्र जो है वो क्या बताता है, मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मांग वक्र का बाईं तरफ विवर्तन या बाईं तरफ शिफ्ट होना कहते हैं। क्लियर है। यहाँ के बाद में अपन सेकंड चीज देखते हैं जिसमें क्या होता है,
मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, इसमें ध्यान देना कि जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत पर। एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। परिवर्तन कब होता है तो ध्यान देना, अन्य मांग निर्धारक घटक, देखो जितने भी मांग निर्धारक घटक है मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा dx इसका फंक्शन होता है वस्तु एक्स वस्तु की कीमत का, वाई वस्तु की कीमत का, उपभोक्ता की आय का, हैबिट्स, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह जितने भी है ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब मांग निर्धारक घटक है। अब इसमें ये कीमत को मैं यथास्थिर कीमत को मैं परिवर्तित मानता हूँ, बाकी सभी घटकों को मैंने क्या मान लिया, यथास्थिर। तो क्या लाइन लिखेंगे, अन्य बातें समान रहने पर। इसको सेट्रिस पारिबस की मान्यता बोलते हैं। भाई कोई भी नियम है, अगर उस नियम के लागू करना है तो उसमें कुछ कंडीशन, उन शर्तों को, कुछ बातों को हमें क्या मानना होता है, यथास्थिर मानना होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पारिबस की मान्यता बोलते हैं। और यहाँ पर भी हम इसी को लागू करेंगे कि ये नियम लागू होने के लिए या ये होने के लिए अन्य बातें समान रहनी चाहिए। और अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी, देखो संबंधी वस्तु कीमत, उपभोक्ता की आय, हैबिट वगैरह सब, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, यथास्थिर समान रखनी है। और परिवर्तन किसमें होना है, कीमत में होना है। तो डिमांड किस पर निर्भर करेगी, इस वस्तु की कीमत पर। और इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, डेल्टा किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। और परिवर्तन के कारण यदि मांग बढ़ जाए तो उसको मांग में विस्तार बोलेंगे, और मांग अगर कम हो जाए तो उसको संकुचन बोलेंगे, ना कि कमी और वृद्धि। बात समझ में, ये दोनों में फर्क है। अगर कीमत की वजह से मांग बढ़ रही है तो वो मांग में वृद्धि नहीं, क्या कहलाएगी, विस्तार कहलाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी की वजह से मांग अगर बढ़ती है तो वो मांग में वृद्धि नहीं, क्या कहलाएगी, मांग में विस्तार कहलाएगी। और अगर कीमत के कारण मांग कम हो रही है तो उसको मांग में कमी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, मांग में संकुचन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हम जानते हैं कोई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वो महंगी हो जाती है। महंगी वस्तु उपभोक्ता खरीदना नहीं चाहता या कम खरीदता है, तो इसमें क्या होगा, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, मांग का संकुचन बोलेंगे। और अगर कीमत में कमी हुई तो वस्तु सस्ती हो गई। सस्ती वस्तु को उपभोक्ता ज्यादा खरीदना चाहता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और मांग बढ़ने पर उसको हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि ना करके क्या बोलेंगे, मांग विस्तार बोलेंगे। क्लियर है? अब ध्यान देना, अगर संकुचन है तो क्या होगा, मांग वक्र पर जो बिंदु होगा संतुलन बिंदु, देखो क्या है, E0 है, और ये E0 अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, E0 है, देखो संकुचन की दशा में क्या होता है, मांग वक्र पे ये जो संतुलन बिंदु है वो पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ खिसक जाता है और एक नया बिंदु लेता है। क्यों, देखो कीमत पहले क्या थी, T0 थी, कीमत में क्या हुई, वृद्धि। तो कीमत में वृद्धि ऊपर होगी या नीचे होगी, डेफिनेटली ऊपर होगी। तो यहाँ पर कहीं कीमत आ गई और ये कीमत क्या हो गई, आपकी P1 हो गई। तो यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब कीमत में वृद्धि होती है तो देखो ये कहां पर टच कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ जहां कट कर रहा है वहां E1 हो जाएगा, संतुलन नया बिंदु। यानी संतुलन बिंदु पहले कहां पर था, E0 पर। अब उपभोक्ता का संतुलन कहां हो गया, पीछे खिसक गया, ऊपर की साइड पीछे खिसक गया। तो देखो यहाँ पर मात्रा कहां आ जाएगी, Q1 पर। तो देखो ये मात्रा में क्या दिख रही है आपको, कमी। तो इसको कमी ना बोल करके क्या बोलेंगे, संकुचन बोलेंगे। क्लियर है? और उसी तरह यहाँ पर कीमत पहले P0 थी, अब कीमत में क्या देखने को मिली, कमी। तो कीमत में कमी देखने को मिली तो यही कहीं आपकी P2 होगी, जो कि क्या बताती है, कीमत में कमी को बताती है। तो जब कीमत में कमी होगी तो आपका देखो इस लाइन को आगे चलाना है, ये देखो कीमत में कमी बता रही है। फिर ये जो संतुलन बिंदु है वो इस जगह कट कर रहा है तो ये E2 कहलाएगा। और यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 2। तो यहाँ पे क्या है, इसमें मात्रा क्या हो गई, पहले से ज्यादा। तो इसको ज्यादा ना कह करके क्या बोलेंगे, मांग में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तो इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक है। चैप्टर जो पूरा बड़ा क्वेश्चन आता था पहले वो 6 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी क्या है, आपसे या तो मांग में परिवर्तन को पूछ सकते हैं, या मांग मात्रा में परिवर्तन को पूछ सकता है, या वो मांग में कमी वृद्धि को पूछ सकता है, या मांग में संकुचन विस्तार को पूछ सकता है। तो इस तरह से अगर दोनों को आए, 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर क्वेश्चन कभी-कभी इस चैप्टर से या पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मांग में संकुचन से आप क्या समझते हैं, तो केवल संकुचन को बता देना, चित्र बना देना। विस्तार से आप क्या समझते हैं तो विस्तार को बता देना। और कमी वृद्धि से क्या समझते हैं तो आपको ये बता देना, और कुछ नहीं बताना। ये आपका प्रॉपर इस टॉपिक से, इस आज की जो क्लास है उसमें आपके कंफर्म 4 नंबर पक्के हैं। दैट्स क्लियर? क्लियर।